जो क्राइम और सिस्टम लेके चल रहा है और मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर ये चल रहे हैं, तो आपको ऊपर का आदेश और नीचे प्रैक्टिकली वर्क करने में क्या प्रॉब्लम आती है? क्योंकि आपके समाज के तमाम तबकों से भी देखकर चलना है, तो यहाँ क्राइम कंट्रोल करने के लिए आप जौनपुर में क्या करते हैं, या जहां भी रहे आप इससे पहले भी, क्योंकि आप आईपीएस अफसर हैं और जाहिर है कि और ऊपर जाएंगे तो बहुत ब्रॉड स्केल पे देखना होगा, क्योंकि उसी स्केल में आप जिले को देख रहे होंगे। तो क्राइम के बारे में बताइए कि आप किस तरह क्या करते हैं और किस तरह के आरोप और शिकायतें आती हैं। गलत शिकायतें आ गई तो उसका कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये मेरा पहला जनपद है जौनपुर। मैं पहले त्रिपुरा काडर में था और मैं लगभग 2024 के अक्टूबर में यूपी काडर में आया हूँ और उससे पहले मेरी ट्रेनिंग त्रिपुरा काडर में हुई थी। यूपी काडर में मैं आया तो मेरा पहला जनपद जौनपुर मिला है, तो मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है वो जौनपुर का है। और जौनपुर में हमें सबसे पहले, या उत्तर प्रदेश में हमें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की और हमारे डीजीपी महोदय की जो जो प्राथमिकताएं हैं उसे धरातल पे लाना होता है। जैसे माननीय डीजीपी महोदय की सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी जो चल रही है वो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, साइबर क्राइम और महिला के जो क्राइम हो रहे हैं, महिला संबंधी क्राइम, उसमें कमी लाना और ट्रैफिक को अच्छे से चलाना। तो माननीय डीजीपी महोदय ने सभी के लिए हमारे आगे कुछ कुछ टारगेट्स रखे हैं। आप देखिए, अभी साइबर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। हम मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल रिकवर कर रहे हैं और फिर वो उनके वास्तविक स्वामियों को दे रहे हैं। हम लोग सबसे ज्यादा साइबर में किसी के अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो हम उसको, अगर जल्दी से हमारे पास कंप्लेंट आती है 1930 पे, तो हम उस पैसे को वहां पे फ्रीज करवा देते हैं, लियन करवा देते हैं, फ्रीज करवा देते हैं, जिससे वो पैसे वापस दोबारा जिसके अकाउंट से निकले हैं उसमें आ सके। ऐसे ही महिला संबंधी अपराध को अगर आप देखें तो उसमें हमने मिशन शक्ति केंद्र बनाए हैं प्रत्येक थानों पे, और अगर महिला कोई भी अपराध से लेके आती है कि उसके साथ अपराध हुआ, तो उसमें त्वरित मुकदमा पंजीकृत होता है। मिशन शक्ति केंद्र। ट्रैफिक के लिए अगर आप देखें तो हमारी अभी सीसी टीम, अगर आप देखेंगे तो ये जौनपुर में भी है, क्रिटिकल कॉरिडोर में तोड़ दिया है। मतलब हमने ब्लैक स्पॉट्स निकाले, कहाँ कहाँ ज्यादा एक्सीडेंट होता है, और वहां पे हमने क्रिटिकल कॉरिडोर टीम भेजी है जो 3 E's पे काम करती है: एजुकेशन लोगों को देना, इन्फोर्समेंट लॉस को करना, और रोड इंजीनियरिंग। हम PWD या अलग अलग संस्थाओं से कांटेक्ट में आके रोड को कैसे बेहतर लगे, साइनेजेस कहाँ लगे, डाइवर्जन कहाँ बनाए, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे आदरणीय डीजीपी महोदय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसको हम धरातल पे जौनपुर पे ला रहे हैं। आपका जो एक और सवाल है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं क्राइम में, तो देखिए, सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से यहाँ दिक्कत है वो है भूमि संबंधी अपराध होते हैं। जमीनी विवाद से भूमि संबंधी अपराध निकल जाते हैं। मतलब आप देखिए, जमीनी विवाद है, कोई किसी के साथ मारपीट करता है, 307 या 302 जैसे अपराध हो जाते हैं। या कोई आरोप लगाता है कि 2 पट्टेदारों के बीच में किसी ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर ली, या फिर चेन की स्नैचिंग, या फिर लूटपाट कर ली। तो इसका जो बेसिक जड़ है वो भूमि विवाद है। भूमि विवाद में हमारा जो रीच है वो लिमिटेड है। पुलिस ना किसी पार्टी को कब्जा दिला सकती है, ना कब्जा हटा सकती है भूमि विवाद में। तो इसमें हमें सहायता चाहिए होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ पे लेखपाल कानूनगो जगह पे जाए, और पुलिस तब जा सकती है जब लिखित तौर पे लेखपाल कानूनगो या SDM महोदय पुलिस की सहायता चाह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन व्यक्ति जितने भी आते हैं भूमि विवाद वाले, वो चाहते हैं कि पुलिस जाके उन्हें दिलाए कब्जा, जो कि सही नहीं है। और जब पुलिस मना करती है तो वह कहते हैं कि पुलिस इसमें कोई कार्य नहीं कर रही और लड़ाई हो रही है। तो वो कहते हैं कि पुलिस कोई कार्य ही नहीं करती क्योंकि भूमि वहां पे लड़ाई हो रही है और पुलिस कार्य नहीं करी, जो कि बिल्कुल गलत है। पुलिस जब उसमें घुसेगी तो गलत हो जाएगा, और पुलिस जैसे अपना हाथ हटाती है तो कहते हैं पुलिस कार्य नहीं कर रही। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है, पुलिस के लिए चैलेंज है। इसका कोई सोल्यूशन है, इसके लिए हमने तहसील दिवस, थाना दिवस निकाला है, दोनों मिल के जाएं और मामले को निस्तारण करें। लेकिन जो भूमि विवाद में इतने विशाल स्तर पे बढ़ रहे हैं,
और जैसे कि इसमें राजस्व और पुलिस की जो एक साथ मिल के जाना है, उसमें थोड़ी सी है कि उसको और बड़े स्तर पे आना चाहिए कि जल्द से जल्द भूमि विवाद पे पहुंचा जाए, राजस्व टीम द्वारा हमें बुलाए और हम उस प्रकरण का निस्तारण करें, क्योंकि इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व होता है, सिविल कोर्ट। एक प्रक्रिया में भूमि विवाद के बहुत टाइम लगता है, चाहे आप डिमार्केशन धारा 24 कराएं, धारा 116 कराएं, तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं मानता हूं, वो है लड़कियों का भागना, लड़के लड़कियों का भागना। ये एक इतना बड़ा चैलेंज है क्योंकि चाहे 18 साल से कम उम्र की अगर कोई लड़की जा रही है तो वह एक तरह से अपराध है और उसमें पुलिस जाती है और उसको पकड़ती है। जो भागा है, जो जिसने भगाया है लड़के ने, उसके अगेंस्ट एक्शन होता है। पर 18 साल से बड़ी लड़की अगर किसी के साथ भाग रही है तो वो क्योंकि एडल्ट है तो वो खुद अपना डिसीजन ले सकती है कि उसको किसी और के साथ रहना है या शादी करना है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो दबाव डालते हैं कि इसको कोई गलत अगवा करके ले गया, ये गलत ले गया। तो इसमें पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों पे जाया जाता है, चाहे मुंबई जाया जाता है, चाहे तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर। और जब वहां पहुंचते हैं हम, जब इनको हम बरामद करते हैं, तो वही लड़की का कहना होता है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और वो यहाँ पे आ गई। तो इसमें पुलिस का बहुत टाइम रिसोर्सेज चला जाता है। अब ये टाइम रिसोर्सेज हम अलग जगहों पे लगा सकते हैं। तो ये मैं मानता हूँ एक जो विवाद जो पुलिस के स्तर पे एक है कि हम कैसे इसको बचा सके, क्योंकि हर पेरेंट सोचता है कि उनकी लड़की को कोई गलत किडनैप करके ले गया, चाहे वो 18 साल से बड़ी हो, लेकिन ये प्रेम संबंध में भी चले जाते हैं। एक चीज जो मेरे दिल के करीब है, जिसपे मैं काम करता हूँ, वो है संगठित अपराध। मैं जब जन सुनवाई करता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि आम अपराध को तो मैं देखता ही देखता हूँ, लेकिन मैं हर एप्लीकेशन में संगठित अपराध की सुगंध ढूंढता हूँ। कहीं संगठित अपराध है, अगर संगठित अपराध है तो मैं अपनी टीम को लगाता हूँ और उन लोगों के अगेंस्ट एक कठोरतम एक्शन लेता हूँ। अभी हमने यहाँ पे मल्टी लेवल कंपनी RHI नाम से चल रही थी, संगठित अपराध की तरह हो रहा था, तो मैंने लग के उसको हमने हटा दिया। आप देखेंगे अब कोई ऐसी कोई कंपनी नहीं है। एक ऐसे ही जन्म प्रमाण पत्र बन रहा था फर्जी तरीके से, उसको भी हमने ऐसे ही खोला। तो जितने भी संगठित अपराध हैं, मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है संगठित अपराध में अपराधियों के अगेंस्ट कठोर एक्शन लेना। और मेरी जो कार्यप्रणाली है उसमें मैं 3 वर्ड हमेशा बोलता हूँ, निष्पक्ष, त्वरित और कठोरतम। ये 3 शब्द है, निष्पक्ष, कठोरतम और त्वरित कार्रवाई हम लेने की सोचते हैं। तो एक तो भूमि विवाद और एक महिलाओं का या 2 लड़के लड़की का भाग जाना, वो है सबसे बड़ा चैलेंज अभी पुलिस के लिए बना। एक सवाल, देश तो सभ्य और शरीफ आदमी थाना कैंपस में नहीं जाना चाहता, हवालात तो बड़ी दूर की बात होती है। तो होता है जो जमीन विवाद से क्राइम निकलता है, जहां हमारा काम यानी पुलिस का काम नहीं होता, आपका काम। लेकिन वहां से जब उसमें विवाद होता है, चाहे गाली गलौज हो या लाठी डंडे या मारपीट जो भी हो, हत्या तक हो जाए, तो वाकई क्राइम निकल जाता है। तब जरूरत पड़ती है राजस्व वालों को होना चाहिए। लेकिन जो पुलिस में ही लोग भरोसा करते हैं कि उससे हमारी विरोधी पार्टी डरेगी, तो जब पुलिस दोनों पक्षों को थाने बुलाती है, तो थाने आने के बाद जो इल्जाम लगते हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, इल्जाम ये लगते हैं कि फला पार्टी से पैसा ले लिया है, इसलिए हमको दबाव डाल रहे हैं कि इनका बनेगा, तुम्हारा नहीं बनेगा, जो भी जमीन पर मामला होता है। तो इसमें आप कभी आपने विचार किया है जिले के थानों पर कि इस तरह करते हैं अधीनस्थों को, या DGP के आदेश या निर्देश या जो उनकी मंशा होती है उसके अनुसार आप थानों पर इस मुद्दे पर ध्यान देते हैं कि शरीफ आदमियों को न बुलाया जाए, मौके पर ही देख लिया जाए, जो भी, चाहे दरोगा जाए और चाहे SHO जाए? इसमें देखिए, सबसे पहली बात जो आप कह रहे हैं उसमें सत्यता है कि आरोप लगाए जाते हैं कि थानों पे बुलाया जा रहा है या बदसलूकी की जा रही है। इसमें देखिए, सबसे पहली बात, अगर भूमि पे कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है जो कि एक बड़ा अपराध बन सकता है, तो हमें पावर है CRPC के अंदर, और BNSS हो गई, जिसमें हम 151 में
उस हाँ चालानी कर लें और उसका 107-16 करें। उसका मकसद यह है कि प्रिवेंटिव है, आगे ये अपराध ना करें। ना हो बड़ा। अब ये जो पूरी कार्रवाई है 151 करना, 107-16 करना, ये थाने पे बुला के ही करी जाती है कि हम उनको थाने पे बुलाएंगे, उनकी चालानी करेंगे, तब छोड़ेंगे, तभी उनपे एक एक्शन भी फील होगा। अगर आप मौके पे जाके किसी को समझा दे तो कोई नहीं करता। तो उस तरीके से एक मोमेंटम तोड़ने के लिए, क्योंकि विवाद बढ़ रहा है, दोनों पार्टी को हम थाने पे बुलाते हैं, उसकी चालानी करते हैं, 107-16 की प्रक्रिया करते हैं, जिससे लोगों के अंदर डर आए पुलिस का कि आगे हम करेंगे तो पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और चालानी हो गई तो उसको भुगतान देना पड़ेगा 107-16 में, या एसडीएम साहब के सामने उन्हें पेश करना पड़ेगा। तो एक ये तरीका होता है। लेकिन आपने सही कहा, इस पे इल्जाम भी लगते हैं। हमारा ये कहना होता है कि जितने भी जमीन संबंधी दो पार्टियां हैं, हम उन्हें हफ्ते में एक ही दिन बुलाएं, या तो हम उन्हें थाना दिवस पे बुलाएं दोनों के दोनों, या हम उन्हें तहसील दिवस पे बुलाएं दोनों पार्टी को। हम उन्हें बेफालतू में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नहीं बुलाना चाहते हैं। हमने सोचा है कि हम दोनों पार्टियों को कहेंगे कि आपको अपना निस्तारण समझ गए कि यानी पब्लिकली आ जाएंगे, जहां और भी लोग अपने वकील के साथ आए और लोगों के साथ तब निस्तारण करें। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि कोई थाना जबरदस्ती बुला रहा है, विवाद नहीं हो रहा, लेकिन कहे कि मैं निस्तारण करा रहा हूँ, आप आइए थाने पे, तो मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिए, मैं उस थाने के और थाना प्रभारी के अगेंस्ट कठोरतम एक्शन लूंगा। सवाल है, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, या जर्नलिस्ट हो, या विभिन्न पदों पर आसीन सार्वजनिक पदों पर लोग हों, या आपके वाया महकमे के थ्रू आप तक अप्रोच आता है, या आपसे डायरेक्ट अधीनस्थ पर दबाव के लिए आता है, तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह, आपकी कार्यशैली क्या होती है उस घटना के प्रति जहां दबाव आता है? देखिए, मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि, उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि भी अकाउंटेबल है, जवाबदेह है पब्लिक को। अगर किसी पब्लिक के पर्सन के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें अगर जनप्रतिनिधि कह रहा है कि आप इसमें देखें, इसके साथ कुछ गलत ना हो, तो उसमें उसको सुनना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि कह रहा है कि एक पर्सन के साथ गलत हुआ है, उसके अगेंस्ट मुकदमा लिखवा दिया दूसरे पर्सन ने, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि क्या मुकदमा गलत तो नहीं लिखा। लेकिन मैं उस कंडीशन तक देखता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझ पे दबाव गलत देता है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। जैसे मैंने कहा, हमें शासन ने, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमें डीजीपी महोदय ने निष्पक्षता से काम करने के लिए यहाँ भेजा है। आज जैसे मैं जौनपुर में हूँ, अगर निष्पक्षता से काम मैं करूंगा तभी मैं जौनपुर में टिक पाऊंगा, अगर मैं नहीं निष्पक्षता से काम करूंगा तो कहीं और चला जाऊंगा। तो इसलिए मेरा काम होता है कि निष्पक्षता से काम करूं। आपने देखा भी होगा, आप यहाँ पे अगर पता भी कर लीजिएगा किसी से, जो भी दो अगर कोई फोन ऐसे करेगा या कोई बोलेगा, तो उनका यही काम होगा कि आप इसमें देख लें, जो सही हो, जो विधिक हो, वो इंश्योर करें। कोई जबरदस्ती दबाव ऐसे नहीं देता कि आप इसमें गलत करें, क्योंकि गलत करेंगे तो हमें कोर्ट को उत्तरदायित्व देना पड़ता है। जैसे आप मानेंगे कि हमारे जितने भी केसेस होते हैं, उसमें विवेचना करने के दौरान चार्जशीट या जब चली जाती है, उसमें कोर्ट में उस पर लंबी बहस होती है, उसका जीरा होता है और हमें जवाबदेही देनी पड़ती है, और कोर्ट में अगर सही जवाब नहीं दिया जाए तो उसमें कठोर एक्शन भी लिया जाता है। तो उस जवाबदेही को लेके हम निष्पक्षता से और सही कार्रवाई करना है। एक आखिरी सवाल है, वो सवाल बहुत से कैसे करते हैं, कोई व्यक्ति शिकायत झूठी किया है और दूसरा व्यक्ति उसे बार बार कह रहा है कि झूठा है, तो उसको उसकी एनालिसिस आप कैसे करते हैं व्यक्तिगत तौर पर? क्योंकि महकमे के टॉप स्थान पर है, तो आप उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसके लिए हमें समय देना पड़ता है झूठ और सत्य के पीछे जाने के लिए। तो कुछ तो ऐसा होता है, हमारी टीम के कुछ अच्छे मेंबर होते हैं, उनको हम जांच दे देते हैं कि ये निष्पक्षता से जांच करते हैं तो इनको दिया जाए, तो ये झूठ सच का फैसला करेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो झूठ सच का फैसला करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जो हमारे आगे साक्ष्य हैं वो हमें सब कुछ बता देते हैं। साक्ष्य अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ टेक्निकल एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं जिनसे पता चल जाता है सच क्या है, झूठ क्या है।
कोई परिस्थितियां आप जब धरातल पे जाएंगे तो खुद ही खुल जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भूमि विवाद है, एक पार्टी गलत कह रही है, एक पार्टी सही कह रही है, तो आप जब उस गांव में जाएंगे तो गांव के लोग खुद ही आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले घटनास्थल पे आप स्वयं अगर चले जाएं तो घटनास्थल अपने आप ही खुल जाता है मेरे हिसाब से। तो सब कुछ पता चल जाता है, क्या सही है क्या गलत है, इसका पुराने में कुछ गलत था। उसके बाद हम अगर दो पार्टियां हैं तो एक पार्टी का क्या आपराधिक इतिहास है कि नहीं ये देखते हैं, टेक्निकल साक्ष्य देखते हैं, वहां पे लोगों से पूछते हैं। जब आप घटनास्थल पे जाएंगे, पूरी पिक्चर को देखेंगे तो मेरे हिसाब से सच सामने आ ही जाता है। मतलब इतना तो दिक्कत मुझे कभी नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा पेचीदा केस होता है तब उसमें और अंदर जाने की जरूरत पड़ती है। उसमें और भी तरीके हैं, हमारे पास साइबर है, हमारे पास और भी अपने तरीके हैं, लेकिन सच सामने आ जाता है अगर धरातल पे आप निष्पक्षता से जाएं और उसको किसी बायस से ना देखें। कोई बायस ना हो आपकी नजर में कि ये होगा या वो होगा, आप बस सिंपली जाएं और घटनास्थल देखें। और आप मौके पर अगर नहीं जाते हैं और अपने कुछ पसंदीदा या टाइम टेस्टेड अधिकारियों या कर्मचारियों को वहां भेजते हैं, पुलिस कर्मियों को, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको सही रिपोर्ट करेंगे, या उनका निर्धारण उनमें कैसे करते हैं कि ये बंदा सही हमें रिपोर्ट देगा, ये गलत देगा? नहीं, जैसे पर्यवेक्षण अधिकारी होते हैं सीओज। अब थाना में अगर पुलिस फोर्स सही से एक्शन नहीं ले रही, थाना प्रभारी एक्शन नहीं ले रहा, तो पर्यवेक्षण अधिकारियों जो हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं उनको भेजा जाता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है। और ऐसा होता है कि अगर हमें लग रहा है ये राजपत्रित अधिकारी नहीं फीडबैक दे रहा, तो दूसरे राजपत्रित अधिकारी को उसको क्रॉस चेक करने के लिए भी भेज दिया जाता है। तो ये भी सुविधा है, हम लोग करवाते हैं और हम करते आ रहे हैं। और देखिए मतलब कहीं ना कहीं तो ह्यूमन एरर भी होती है, तो हमें थोड़ा ये भी देना चाहिए, किसी से कोई गलती हो गई जजमेंट लेने में तो दूसरे को चांस देके उससे उसको क्रॉस चेक। यानी किसी ऐसे कठिन मामलों में आप टाइम लेते हैं और वॉच करते हैं हर एंगल से? बिल्कुल। जैसे काफी कठिन मामले मेरे सामने आया, तो हमने कई बार ऐसा किया कि पूरी टीम ही चेंज कर दिया है और चेंज करके उसकी रिपोर्ट लेके दोनों रिपोर्ट को एक बार कंपेयर किया, तो उससे मामला निकल जाता है। अगर हम आप साउथ में कैडर से यहाँ यूपी में आने की आपकी इच्छा क्यों प्रबल हुई? नहीं, मेरा कैडर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा था। वो मेरी शादी मेरी धर्मपत्नी उत्तर प्रदेश कैडर की है। तो वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से है मेरी बैचमेट। तो वो यूपी कैडर की थी। तो हमारी सर्विस में ऐसा होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विस है। इसमें जब आप शादी करते हैं तो आप किसी के भी कैडर में जा सकते हैं चेंज, या तो वो मेरे कैडर में आ सकती थी या उनके कैडर में। तो मैं उनके कैडर में आ गया, तो मैं यूपी कैडर का हो गया। लेकिन अब मेरे लिए मेरा यूपी कैडर ही सब कुछ है। वहां तो मैंने त्रिपुरा कैडर में मैंने बस ट्रेनिंग करी थी। आपको यूपी में कैसा लगा? मान लीजिए मूल निवासी कहाँ के? मैं मूल निवासी दिल्ली का हूँ। दिल्ली के हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग या ये सिस्टम या नेतृत्व, जैसे मुख्यमंत्री जिस हिसाब से है, क्योंकि मीडिया की नज़र में, आम पब्लिक की नज़र में मुख्यमंत्री ने बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोगों को छूट के साथ दी हैं, और उन्होंने आपको दशकों पूर्व का जो अधिकार था कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका विवेक है, आपका डिसीजन है, हमको रिजल्ट चाहिए, उस हिसाब से वाया चैनल वो देख रहे हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में इस शासन में आने पर आपको क्या महसूस हुआ? माने हम पॉलिटिकली चीज नहीं पूछ रहे हैं, हम त्रिपुरा और इधर का आप इस माहौल पूछ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुलिस के पास रिसोर्सेज और पावर दोनों है। रिसोर्सेज की हमें अपना भी फंड मिलता है कि हम उसमें खरीदारी कर सके और एक्शन ले सके, और पावर भी है। पावर से मतलब है कि एक तो ये है कि लोग जब यहाँ पे आते हैं तो पुलिस से अपेक्षा रखते हैं, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप जन सुनवाई में देखिए कितनी भीड़ होती है, और उसके बाद आप उनके लिए कोई कार्य करें तो दिखता है कि आप कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो एक तो यहाँ पे पावर है, आप पुलिस की अथॉरिटी है, अगर पुलिस कोई एक्शन लेती है तो उसको माना जाता है, ये चीज मुझे अच्छा लगता है। और रिसोर्सेज भी हैं। आप देखिए हम लोगों के पास भी जैसे अभी गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई है और हमारी पुलिस लाइन में काफी काम कराया जा रहा है, तो सरकार द्वारा हमें फंड्स भी दिए जा रहे हैं कि
पहले आप देखिए रहने की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं थी पुलिस वालों की, लेकिन अभी हमारे G8 बिल्डिंग बनी है, G12 बिल्डिंग बनी है। इससे क्या है, हमने रहने की व्यवस्था भी पुलिस वालों को दे दी, तो पुलिस वालों की रहने की, खाने की व्यवस्था अच्छी हो तो उनका मनोबल भी बढ़ता है। आप इस जिले में पहली तैनाती है, आखिरी ये सवाल है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? लोगों को मेरा एक संदेश होगा कि सबसे पहले कि आप पुलिस को एक बायस से ना देखें। मैं देखता हूँ लोग सोशल मीडिया पे भी कमेंट करते हैं तो काफी बार नेगेटिव कमेंट भी बहुत आते हैं। पुलिस को और पुलिस अधिकारी को जाति से ऊपर उठ के देखें और एक वर्दी में एक इंसान समझे जो आपकी मदद के लिए है। और मैं यही चाहूंगा कि अगर आपका काम नहीं हो रहा चौकी और थाने से, तो कलेक्ट्रेट में आके हमसे मिले। मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, उनके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कुछ गलत है तो मैं कार्य आपका कराऊंगा, लेकिन अगर कुछ सही है और लेकिन नहीं हो रहा आपका तो मैं आपका कार्य कराऊंगा। लेकिन ये ना हो कि आप सिर्फ चौकी पे गए और थाने पे गए और आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप सोच ले कि पूरी पुलिस महकमा ही गलत है। कई बार ऐसा होता है कि चौकी प्रभारी या वहां पे जो हमारा सिपाही है वो नहीं समझ पाया आपकी प्रॉब्लम और नहीं उसका निस्तारण कर पाया, तभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो लोग पुलिस पे अपना ट्रस्ट रखें। अगर चौकी थाने से काम ना बने तो हमारे कलेक्ट्रेट में एसपी ऑफिस, एसपी सर से, एसपी सिटी और सीओ से जरूर मिले और आपकी प्रॉब्लम का निस्तारण हम जरूर कराएंगे, अगर वह सत्यता है और वो जो आप चाह रहे हैं वो विधिक है। अगर विधिक है तो जरूर उसका निस्तारण कराएं। थैंक यू आयुष श्रीवास्तव जी। ये आपसे जो बातचीत हल्का न्यूज नेटवर्क से हुई है, आयुष श्रीवास्तव जी की उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पहली पोस्टिंग है। यहाँ अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में हैं IAS कैडर के, जाहिर है प्रमोट होंगे, लेकिन अपने नजरिए से जिला देखने और जिस तरह क्राइम कंट्रोल में आप लगे हैं, मेरे ख्याल से जनपद वासियों को इनकी कार्यशैली का फायदा मिल रहा है और ये लोगों की बातें भी सामने आती हैं इनसे मिलने में। थैंक यू।